हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि आपने कई बार कमेंट किए हैं सर नर्सिंग डायग्नोसिस पर वीडियो बनाओ, कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में काफी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो आपके डिमांड पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, और इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको 5 ऐसे कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस देने वाला हूँ जो आप किसी भी डिसीज कंडीशन में यूज कर सकते हैं या फिर वो आप लिख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। सो वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो हम देखने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस आप ले लो, नर्सिंग डायग्नोसिस जनरली एक स्टेटमेंट होता है। तो इस स्टेटमेंट में आप क्या डिफाइन करते हो? एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, और उस प्रॉब्लम के साथ होता है इटियोलॉजी, या फिर हम उसे कह सकते हैं कॉजेस, एंड विद दिस इटियोलॉजी वहां पर आप रीजन भी देते हो या फिर रीजन भी देखते हो। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट जहां पर आप प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और रीजन देखते हो, वो हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस पर फ्रेम करेंगे? ऑन व्हाट बेसिस यू फ्रेम नर्सिंग डायग्नोसिस? फॉर एग्जांपल अगर एक डिसीज कंडीशन लो, हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लेते हैं डायरिया। ओके, तो डायरिया में सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया में आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे? नंबर 1 वॉमिटिंग। अब ये जो एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये मैं आपको बताने वाला हूं कौन से बेसिस पर, मतलब क्या लेकर आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। तो वीडियो में अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फ्रेम करें, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कौन सी चीजें चाहिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए, ये आपको कोई सिखाने नहीं वाला या फिर कोई सिखाता भी नहीं है। आपने भी कई लाइव सेशंस में मुझे बताया है कि सर ये सिखाता नहीं कोई। तो देखिए, तो डायरिया में फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है डायरिया। अब डायरिया में आप क्या देखते हो? वॉमिटिंग होती है, सेकेंडली लूज मोशंस, और इसके अलावा क्या होता है डायरिया में? आप लाइक डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा आप क्या देखते हो डायरिया में? तो फॉर एग्जांपल आप ये तीनों जो तीन चीजें हमने देखी है, ये है कुछ साइंस और सिम्टम्स डायरिया के। तो ये डिसीज लिया है। अगर इस डिसीज के ऊपर एक और चीज हम देखते हैं, यहाँ पर एब्डोमिनल पेन भी होता है। ओके, तो इस डिसीज पर ये सिम्टम्स होते हैं। तो जो हम हमारा स्टेटमेंट लिखते हैं ना, हमारे जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं ना, तो इस चीज पर, ये जो साइंस और सिम्टम्स है, इन पर हम फोकस करके नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया गया है डायरिया, इस पर नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करो, तो आप क्या देखोगे? ये साइंस और सिम्टम्स। तो वॉमिटिंग में क्या होता है? जो आपका बॉडी का फ्लूइड है वो फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो जब आप डायग्नोसिस बनाओगे तो आपका स्टेटमेंट कैसे होगा? फ्लूइड लॉस। ये चीज आपको याद रखनी है, फ्लूइड लॉस। ओके, सेकेंड थिंग, लूज मोशंस होता है। मतलब क्या होता है? सेम थिंग, फ्लूइड लॉस होता है और एनर्जी लूज होती है, या फिर लाइक डिहाइड्रेशन, तो ये चीज भी है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेम कर रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे फ्रेम करेंगे? एक स्टेटमेंट जहां पर प्रॉब्लम भी रहेगा। आपका प्रॉब्लम क्या है? एब्डोमिनल पेन, तो हम फ्रेम कर रहे हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। तो इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी मतलब रीजन। अब इस एब्डोमिनल पेन का रीजन क्या है? रीजन हो सकता है इन्फेक्शन, रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रीजन लेते हैं इन्फेक्शन, तो एब्डोमिनल पेन, ये एक बार हमने लिख दिया और आगे का गैप रखेंगे और वहां पर हम लिखेंगे इसका रीजन क्या है? इन्फेक्शन। जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं तो वहां पर एक वर्ड हमें यूज करना है, दैट इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। तो एब्डोमिनल पेन, अब एब्डोमिनल पेन कब से हो रहा है ये भी हमें मेंशन करना है। सो
एक्यूट एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो फिर इन्फेक्शन आप जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हुआ एक नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नर्सिंग डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट है जहाँ पर प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और रीजन होते हैं। तो प्रॉब्लम आपका ये है कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड इटियोलॉजी या फिर उसका कॉज है इन्फेक्शन, दिस इज द कॉज। अब यहाँ पर रीजन क्या कहा गया, तो हम रीजन अभी नहीं लिखते, मतलब पहले यहाँ पर लिखा जाता था एज एविडेंस बाय, मतलब उसका रीजन या फिर उसके पीछे क्या रीजन है वो लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हम वो नहीं लिखते। यहाँ पर बस हम प्रॉब्लम और उसका कॉज क्या है, उसके पीछे क्या कॉज है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फ्रेम अ नर्सिंग डायग्नोसिस, आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, प्रॉब्लम और उसका इटियोलॉजी, या फिर उससे हम रीजन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एविडेंस लिखा जाता था पहले, एविडेंस। तो वो एविडेंस हमें यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ हमें कॉज लिखना है। एक बार रिवाइज करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पर प्रॉब्लम, इटियोलॉजी आते हैं और रीजन। तो प्रॉब्लम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कोई डिसऑर्डर हमने लिया, तो उस डिसऑर्डर में जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स हमारे प्रॉब्लम रहेंगे। वॉट एवर सिम्टम्स आर सीन इन एनी पर्टिकुलर डिसऑर्डर या फिर एनी पर्टिकुलर डिसीज, दैट विल बी द प्रॉब्लम फॉर योर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो वो प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग में हम डायरेक्टली यहाँ पर वॉमिटिंग नहीं लिखेंगे, वॉमिटिंग का अल्टरनेटिव वर्ड जो होता है, जो नर्सिंग के अकॉर्डिंग या फिर मेडिकल टर्म होती है, वो हम यूज करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम प्रॉपर मेडिकल टर्म यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हाइपरग्लाइसेमिया, तो यहाँ पर हम हाइपरग्लाइसेमिया या फिर हाइपरथर्मिया, ये चीजें नर्सिंग डायग्नोसिस में हम मेंशन नहीं करते। तो आप क्या लिखोगे, इंपेयर्ड बॉडी टेम्परेचर, तो उसके लिए अल्टरनेटिव जो वर्ड होते हैं वो अल्टरनेटिव वर्ड हमें यूज करने होते हैं इन नर्सिंग डायग्नोसिस। जो प्रॉपर मेडिकल टर्म होते हैं वो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज किए जाते हैं। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मेडिकल टर्म होती है वो मेडिकल टर्म आपको यूज नहीं करनी, यहाँ पर नर्सिस के रिलेटेड या फिर जो अल्टरनेटिव टर्म होते हैं वो आपको यूज करने हैं। यहाँ पर वॉमिटिंग का अल्टरनेटिव टर्म क्या है, वॉमिटिंग में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो फ्लूइड लॉस हमने ये लिखा। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन, आप एब्डोमिनल पेन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू, तो फिर ये प्रॉब्लम है और उसका रीजन या फिर उसका कॉज क्या है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा इन्फेक्शन। दोस्तों एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बोलना भूल गया, वो है कि प्रॉब्लम और इटियोलॉजी और रीजन वो एक है, लेकिन पहले यहाँ पर एविडेंस लिखा जाता था, रीजन और एविडेंस लिखा जाता था, एविडेंस। तो वो आपको बताना पड़ता था कि ये आपको कैसे पता चला कि ये चीज है, मतलब एब्डोमिनल पेन है, ये आपको कैसे पता चला। देन यू विल राइट एक्यूट एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, देन आगे आप लिखते हो एज एविडेंस्ड बाय, देन आपको कैसे लगा, फिर ऑन ऑब्जर्वेशन, तो वो चीज आपको लिखने पड़ती थी, लेकिन अभी हम ये नहीं लिखते। सो दैट इज द थिंग। सो प्रॉब्लम, आपका कॉज या फिर रीजन, इटियोलॉजी, वो हम यहाँ पर आप नर्सिंग डायग्नोसिस में मेंशन करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं। जब एक डिसऑर्डर आपके सामने आता है या फिर एक मेडिकल डायग्नोसिस आप देखते हो, तो उस मेडिकल डायग्नोसिस में या फिर उस डिसीज में कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन एंड सिम्टम्स आपको चीजें लिस्ट डाउन करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करना है, मतलब एक स्टेटमेंट फ्रेम करना है। तो जो इस तरीके से हमने जो फ्रेम किया है वो, उसके ऊपर एक और एग्जांपल देखें फॉर मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमने देखा डायरिया में वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है और लूज मोशंस होती है, जिसके कारण जो आपके बॉडी में फ्लूइड होते हैं वो इम्बैलेंस होता है या फिर फ्लूइड लॉस हमने देखा। तो उसको एज अ नर्सिंग डायग्नोसिस, एज अ स्टेटमेंट आप कैसे फ्रेम करोगे, तो इस तरीके से इम्बैलेंस फ्लूइड, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फ्लूइड इम्बैलेंस less than body requirement related to, फिर उसका रीजन क्या है आगे, वॉमिटिंग या फिर डिहाइड्रेशन या फिर लूज मोशंस। तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक्सेसिव वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस, या फिर कोई अल्टरनेटिव वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये जो आपके जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो आप फ्रेम कर सकते हैं।
तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको मैं ऐसे 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बताने वाला हूँ जो आप किसी भी डिसऑर्डर में यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी डिसऑर्डर में आप लिख सकते हो। बेसिकली जब नर्सिंग डायग्नोसिस आपको फ्रेम करने को कहा जाता है तो आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करने होते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी होने चाहिए। अगर एक डिसऑर्डर है तो उसमें ज्यादा इंपैक्ट कौन से साइन और कौन से सिम्टम का दिखता है तो उस पर आपको लिखना है, और सेकंड भी उसी पर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करना है। जैसे हमने यहाँ पर फ्रेम किया फ्लूइड इम्बैलेंस और एब्डोमिनल पेन, तो डायरिया में ये दोनों चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल है या फिर ज्यादा आपको इफेक्टिवली दिखते हैं, तो इस पर हमने डायरिया में 2 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए। लेकिन उसके अलावा और कुछ 5 आप लिख सकते हो। नॉर्मली आपसे 5 नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सपेक्टेड है, तो जो स्टार्टिंग के 2 नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं वहां पर वो आपके जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको 2 लिखने हैं। उसके अलावा और 5 कौन से ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आप लिख सकते हो। तो नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, तो नंबर 3 पर आप क्या लिख सकते हो? तो नंबर 3 पर आप क्या लिख सकते हो? इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न। तो और रिलेटेड टू, तो फिर ये रिलेटेड टू जो है वो आपके डिसीज पर डिपेंड करेगा। कोई भी डिसऑर्डर आप लो, कोई भी डिसीज आप लो, वहां पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न होता ही है, क्योंकि आपका जो आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है या फिर आपका जो एपेटाइट होते हैं वो लॉस होता है। ये लिख सकते हो। तो अगर इसका एग्जांपल ले तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, तो ये आप लिख सकते हो थर्ड पे। ओके, ये थर्ड नंबर पर आप लिख सकते हो। फोर्थ नंबर पर आप ये लिख सकते हो, जब कोई डिसऑर्डर होता है या फिर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। तो स्लीप पैटर्न एक तो हॉस्पिटलाइज होने के कारण डिस्टर्ब होता है, सेकेंडली ये जो आपके जो अल्टरनेटिव चीजें होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डिसऑर्डर या फिर ट्रीटमेंट, उसके कारण या फिर आपके जो मेडिसिन आप लेते हो, आपके जो ट्रीटमेंट होता है उसके कारण जो स्लीप पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू आप आगे ऐड कर सकते हो, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू डिसऑर्डर, रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, वो सभी चीजें आप ऐड कर सकते हो। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन है वो आप यहां पर लिख सकते हो, दैट इज एंजाइटी। एंजाइटी एंड फियर आप लिख सकते हो। एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू आगे आप लिख सकते हो रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन या फिर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट या फिर रिलेटेड टू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। तो ये चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मतलब पहले जो नर्सिंग डायग्नोसिस है नंबर 1 और नंबर 2, वो प्रायोरिटी जो सबसे इंपैक्टफुल साइन और सिम्टम होता है, जो मेन साइन और सिम्टम होता है, उसके ऊपर आपको पहले दो नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पर आप ये लिख सकते हो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न जो हर एक डिसऑर्डर में होता है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न जो हर एक डिसऑर्डर में डिसीज में होता है, और एंजाइटी तो हॉस्पिटलाइजेशन पर होता ही है। नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस यूज कर सकते हो। नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो आप एक बार रेफर कर लीजिए, सब कुछ आप रीड करें। अगर आपको नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस रेफर करना नहीं आता है या फिर आपको हेल्प चाहिए किस तरीके से नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस रेफर करें, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो उस चीज पर भी हम वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आप जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करोगे तो आप ये चीजें याद रखिए और आपको नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके इसके अलावा और भी कई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, तो वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading